एचटीसी फर्स्ट ईयर वाले साथियों का हार्दिक स्वागत। आज एक बैक टू बैक क्लास आपको दे रहे हैं। भारतीय समाज और शिक्षा की जो तृतीय प्रश्न पत्र आपका रहने वाला है उसकी पहली इकाई पढ़ा चुका हूं और दूसरी इकाई में अभी इसी के साथ आपको करवाने वाले हैं। तो चलते हैं सेकंड क्लास की ओर, सेकंड यूनिट की ओर। और सेकंड यूनिट जो आपकी है उसमें इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। इकाई आपकी दूसरी, शिक्षा की चुनौतियाँ। शिक्षा की क्या है चुनौतियाँ, उसकी अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिना आपका वक्त लिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। जो शिक्षा है उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है उसकी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो शिक्षा को सबसे बड़ी चुनौती समाज में विषमता है। क्या है इसकी, समाज में जो विषमता है वो क्या है इसकी सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। ठीक है, आजकल की शिक्षा व्यवस्था जो लिंग, गरीबी, धर्म आदि भेदभाव से प्रभावित होती है। शिक्षा किस प्रकार सामाजिक समानता का संदेश देती है, यह शिक्षा के लिए सबसे बड़ी क्या है चुनौती है। यानी कि शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती पहले पूछे तो क्या है, तो समाज में जो विषमता है वो सबसे बड़ी उसकी चुनौती रहने वाली है। जो आजकल की जो शिक्षा है वो शिक्षा व्यवस्था है जिसमें लिंग, गरीबी, धर्म आदि जो भेदभाव से प्रभावित हो रही है, तो शिक्षा को किस प्रकार सामाजिक समानता का संदेश देती है, यह शिक्षा के लिए सबसे बड़ी क्या रहने वाली है चुनौती रहने वाली है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, परिवारों की वंशावली रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो परिवार के जो वंशावली रखते हैं उसको क्या कहते हैं, बाढ़ या जागा। वंशावली रखने वाले को बाढ़ या जागा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाढ़ या जागा। याद कर लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम से पहले फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए क्लासे। हिंदू समाज में कितने वर्ण है, हिंदू समाज में वर्ण कितने ये पूछ रहा है। तो हिंदू समाज में वर्ण कितने हैं, तो हिंदू समाज में कार्य व्यवस्था के आधार पर, किसके आधार पर, एक पहली बात तो जो वर्ण व्यवस्था है आपकी, कौन सी व्यवस्था, इस वर्ण व्यवस्था को किसके आधार पर बांटा गया है, तो कर्म के आधार पर। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। पूछे अगला कि कितने भागों में बांटा गया है इस वर्ण व्यवस्था को, तो आपको लिखना है 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में इसको बांटा गया। पहला ब्राह्मण, क्या है पहला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों पॉइंट आपको यहां पर याद करने हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं, कौन सा विवाह, अनुलोम विवाह किसे कहते हैं। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। जब उच्च वर्गीय व्यक्ति शब्द को याद करना पड़ेगा, छोटे छोटे शब्द को याद करके इसको आंसर को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जब उच्च वर्गीय व्यक्ति निम्न वर्गीय जाति से विवाह करता है, उच्च वर्गीय व्यक्ति किससे शादी कर रहा है, विवाह किससे कर रहा है, निम्न वर्गीय जाति में विवाह कर रहा है, इस जो विवाह संबंध स्थापित कर लेता है तो इस व्यवस्था को अनुलोम विवाह कहते हैं। क्लियर है क्या, उच्च वर्गीय व्यक्ति निम्न वर्गीय व्यक्ति से क्या करता है, विवाह करता है, निम्न वर्गीय में विवाह करता है, तो ये संबंध क्या कर लेगा आपका, कौन सा विवाह कहलाएगा, अनुलोम विवाह कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किस समाजशास्त्र ने दी। तो सांस्कृतिक पूंजी जो है की अवधारणा किसने दी है, तो फ्रांसीसी समाजशास्त्री बोर्दयू। कौन है, बोर्दयू ने दी। किसने दी, बोर्दयू। वर्ड याद करना, बोर्दयू, सही लिख दो एक बार और, बोर्दयू ने ये आपकी अवधारणा दी है। बोर्दयू ने कौन सी अवधारणा, सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा दी है, फ्रांसीसी बोर्दयू। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। अस्पृश्यता का अंत संविधान का किस अनुच्छेद में किया गया। तो अस्पृश्यता का अंत संविधान के 17वें अनुच्छेद के माध्यम से किया गया। 17वें अनुच्छेद के माध्यम से किया गया, याद हो जाएगा कि 17वें अनुच्छेद के माध्यम से किया गया अस्पृश्यता का अंत। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनजाति शब्द का प्रयोग कब हुआ। जनजाति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइब। जो ट्राइब शब्द है उसका प्रयोग कब किया गया, तो जनजाति शब्द का प्रयोग औपनिवेशिक काल में किया गया। कब किया गया, औपनिवेशिक काल में किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन फटाफट से। बात करते हैं जनजातीय समुदायों की शिक्षा संबंधी प्रमुख समस्याएं बताइए। अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जनजातीय समस्याएं बताइए और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक समस्याओं का क्या करना है, वर्णन करना है। आंसर की बात करते हैं तो विद्यालय प्रवेश में
कठिनाई दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों को स्कूल तथा कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए नियम तथा उपनियम ज्ञात नहीं होते। किसी भी विद्यालय में पढ़ने जाने के लिए, किसी भी कॉलेज में पढ़ने जाने के लिए जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर रहने वाले बच्चों, उनको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, जिनके कारण विद्यालय में प्रवेश लेने में उनको क्या आती है, कठिनाई आती है। ठीक है, बात करते हैं अगला। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेना इतना जटिल हो जाता है कि ये सदस्य प्रवेश तक पाने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो पहली बात, पहला पॉइंट क्या लिखना है, जनजाति तक शिक्षा पहुंचने का कारण क्या है, तो विद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में जब जाते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो एक क्षेत्र में जहां कॉलेज होती है उससे कहीं दूर क्षेत्र में जनजाति वाले लोग रहते हैं, तो उनका वहां पहुंचना और वहां जाकर इन समस्याओं का सामना करना बहुत कठिन होता है। पॉइंट नंबर 2, शिक्षा जनित समस्याएं। अनुसूचित जनजाति के वे लोग जिन्होंने किसी प्रकार माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, यानी कि शिक्षा जनित समस्याएं, अनुसूचित जनजाति के वे लोग हैं जिन्होंने किसी प्रकार की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा तो प्राप्त कर ली, उनकी समस्याएं और तरह की है। सबसे बड़ा समस्या है विवाह संबंधों की है। किसके संबंध है, विवाह संबंधों का। पढ़े लिखे लड़के के लिए पढ़ी लड़की पानी मुश्किल है। क्या है, विवाह संबंध जो समस्या है सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है, क्योंकि पढ़े लिखे जो लड़का है उसके लिए पढ़ी लिखी लड़की पाना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक जब लड़का पढ़ लेता है तो वो जनजाति परिवार में ही पढ़ी लिखी लड़की को ढूंढता है, लेकिन ऐसा मिलना मुश्किल रहता है। बात करते हैं और पढ़ी लिखी लड़की के लिए पढ़ा लिखा लड़का पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। किसी तरह से यदि विवाह हो जाता है तो इसका परिणाम विवाह विच्छेद में देखने को मिलता है। यानी कि एक पढ़ा लिखा हो जाएगा, पढ़ा लिखा लड़का अनपढ़ लड़की हो जाएगी, या अनपढ़ लड़का हो जाएगा अनपढ़ लड़की की, और ऐसे एक अनपढ़ और पढ़ने वाला रह जाएगा, अनपढ़ का विवाह पढ़ने वाली लड़की से हो जाएगा तो भी विवाह विच्छेद का रहने वाला है। और अनपढ़ लड़के के साथ पढ़ी हुई लड़की का विवाह हो जाएगा तो भी विवाह विच्छेद का क्या रहने वाला है, परिणाम देखने को मिलता है। पढ़ा लिखा लड़का अनपढ़ पत्नी को छोड़ देता है और पढ़ी लिखी पत्नी अनपढ़ पति को क्या कर देती है, छोड़ देती है, और यह सब शिक्षा के कारण होता है। ऐसा जनजातीय क्षेत्र में माना जाता है कि जो उनका एजुकेशन सिस्टम है, सबसे पहली बात तो दूर दराज क्षेत्रों में होने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाते। यदि किसी न किसी कारण से वो स्कूल जा पाते तो कॉलेज तक पढ़ाई नहीं कर पाते। फिर भी कुछ जने जो उसमें से छट कर निकलते हैं और वो कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, तो पढ़े लिखे लड़के के लिए पढ़ी हुई लड़की मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट है भारतीय समाज और शिक्षा, इसमें जनजातीय वाले क्वेश्चन पर फोकस किया गया है, तो उनको एक बार आप विशेष तरीके से देखिए। भारतीय जनजातियों की प्रमुख विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन करना है। भारतीय जनजातियों की प्रमुख विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन करना है। ये आपके डीएलएड 2019 में ये सवाल आया हुआ है। बात करते हैं आंसर की, तो सबसे पहले लगो डीएन मजूमदार। डीएन मजूमदार के अनुसार एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकुल होता है। एक जनजाति परिवारों या परिवारों के क्या होता है, समूह का संकुल होता है, जिसका एक नाम होता है, जिसके सदस्य एक ही क्षेत्र में रहता है। एक कोई जनजाति क्षेत्र है तो वो एक इस क्षेत्र में रहता है, इनका अपना अलग से क्या होता है, नाम होता है, एक समूह बनाकर ये रहते हैं। ठीक है, जिसके सदस्य एक ही क्षेत्र में रहते हैं, विवाह और व्यवसाय में संबंधित कुछ निश्चित निषेधों का पालन करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं। जब समूह एक है, इनका नाम है, तो जो भाषा बोलेंगे वो क्या रहेगी, सम्मान यहाँ पर उनकी रहने वाली है, तथा लेन देन एवं कर्तव्य के द्वारा बंधे हुए होते हैं। इनकी लेन देन में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। लेन देन में क्या रहते हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। भारत में जनजातियों की मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं, तो पहली विशेषता की मैं चर्चा करूं आपसे, तो प्रत्येक जाति का अपना एक अलग नाम होता है। प्रत्येक जाति का अपना क्या होता है, एक अलग अपना एक नाम होता है। विशेषताओं की बात कर रहा हूं, अपना एक नाम होता है। दूसरे की बात करूं, सामान्यतः जनजातियां एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका निश्चित क्षेत्र, नाम निश्चित हो गया, जो स्थान है या क्षेत्र वो भी इनका क्या हो जाएगा, निश्चित क्षेत्र। एक जनजाति जो समुदाय है वो अपना एक निश्चित क्षेत्र में निवास करती है। एक जनजाति के सभी सदस्यों की एक ही भाषा या बोली होती है। तो तीसरा पॉइंट में बात करूं, भाषा या बोली, निश्चित भाषा या बोली। ठीक है, ऐसे पॉइंट बना बना के आप चैप्टर में या आपके जो पेपर आने वाला है उसमें आप ये लिख सकते हो।
बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में क्या करते हैं, विवाह करते हैं। एक जनजाति के जो व्यक्ति है विवाह जो करेंगे वो अपनी ही जनजाति में करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5, सभी जनजातियों का अपना राजनीतिक संगठन होता है, जैसे कि बुजुर्गों की परिषद, ये अपना खुद संगठन बनाते हैं और वो एक खुद की जनजाति में एक पर्सनल अपना संगठन बनाते हैं। 5 पॉइंट हो गए, यानी इनका खुद का एक नाम होगा, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जो विवाह करेंगे वो अपने एक निश्चित क्षेत्र में जो उन्हीं में से करेंगे, और भाषा या बोली है वो उनकी एक निश्चित रहने वाली है, और इनका एक राजनीतिक संगठन होने वाला है, उदाहरण के लिए बुजुर्गों की परिषद। क्लियर है क्या? ओके, चलते हैं निबंधात्मक प्रश्न की ओर। जाति तथा वर्ण क्या है परिभाषित करते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। बात करते हैं जाति व्यवस्था को परिभाषित करते हुए वर्ण व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। ये 2 तरीके से आपको सवाल पूछा है अथवा के अंदर। आंसर की बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने जाति की भिन्न भिन्न परिभाषा दी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मजूमदार और मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। इन्होंने क्या बोला, जाति क्या है, एक बंद वर्ग है। कुल्ले के अनुसार मैं बात करूं तो जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर, जब एक पूर्ण वर्ग आनुवांशिकता आधारित होता है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, जाति कहते हैं। 2 जनों की परिभाषा होगी। मजूमदार और मदान की मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। जाति क्या है, एक बंद वर्ग है। वहीं दूसरी ओर में बात करूं कुल्ले की तो उसने कहा कि आनुवांशिकता पर आधारित तो होता है और हम उसे क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। जाति किस पर आधारित है, आनुवांशिकता पर आधारित है। ऐसा किसने कहा, तो आपके कुल्ले ने कहा। तीसरा पॉइंट बात करते हैं जे एच हटन के अनुसार। जे एच हटन की बात करें तो जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। जे एच हटन ने कहा कि जो जाति एक ऐसी, जाति क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एक दूसरे से पूर्णतः क्या रहता है, पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। यानी कि इसने कहा कि जो समाज है, इस समाज के अंतर्गत छोटी छोटी क्या हो जाएगी, जातियां हो जाएगी। ठीक है, पृथक पृथक रूप से जातियां रहती है। मुख्य क्या है इसमें, समाज है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या रहती है, जातियां रहती है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक क्या होता है, इन इकाइयों के बीच पारस्परिक क्या होता है, संबंध होता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध होता है। ऊंच नीच के अनुसार पर सांस्कृतिक रूप पर निर्धारित होते हैं। वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज में कार्य व्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार समाज 4 वर्णों में बांटा गया था। ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों माने गए थे। इनमें ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ और शूद्रों को निम्न दर्जा दिया गया था। ब्राह्मणों के कार्य को उस समय में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इसके बाद रक्षा और युद्ध प्रशासन के लिए और शासन के लिए किसका था, क्षत्रियों का रहने वाला। व्यापार के लिए किनका रहने वाला, वैश्यों का रहने वाला। और बाकी के जो कार्य है वो किसको सौंपे गए थे, शूद्र को उस टाइम सौंपे गए थे। क्लियर है क्या? यहाँ पे बात करते हैं वर्ण और जातियों में अंतर की मैं बात करूं तो वर्ण गुण तथा कर्म पर आधारित था। जो पहले 4 वर्ण थे, कितने वर्ण थे, 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो किस पर आधारित थे, वो उनके गुणों पर आधारित थे, वो उनके जो काम करते थे उन कर्मों पर वो आधारित थे। बात करते हैं जबकि जाति जन्म पर आधारित, जाति की सदस्यता व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती थी। वर्ण की बात करूं तो वर्ण कितने थे, 4 थे। और वर्णों में निर्माण कैसे हुआ था, उनके कर्म पर उनका निर्माण हुआ था। लेकिन जाति की मैं बात करूं तो किस पर आधारित है, वो जन्म आधारित है। यानी कि जिस जाति में वो जन्म लेगा वो उसी जाति का कहलाएगा। जबकि वर्ण की सदस्यता गुण एवं कर्म के आधार पर थी। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर वर्ण और जाति में क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं। पहला हो गया कि इसका निर्धारण कैसा होता है। वर्ण में निर्धारण उसके कर्म के आधार पर होता है, जाति में उसका निर्धारण किसके आधार पर होता है, उसके जिस घर में वो पैदा होगा, जिस जाति में वो पैदा होगा उसके अनुसार उसका होने वाला है। वर्ण की संख्या जाति से कम है। वर्ण की संख्या क्या है, जाति से कम है। शास्त्रों में केवल कितने हैं, 4 वर्ण दिए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया। जबकि जातियों की अपन में बात करते हैं तो जातियां कितनी है, संख्या किसमें, हजारों में रहने वाली है। वर्ण जाति की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। जो वर्ण है, मैं इधर वर्ण की बात कर रहा हूँ, इधर जाति की बात कर रहा हूँ। तो वर्ण है वो किस पर आधारित है, जो वर्ण है वो आपके गुण
गुण और कर्म पर आधारित है, लेकिन ये किस पर आधारित था? आपकी जाति जन्म पर आधारित था। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट है इनकी संख्या क्या थी? कम थी। संख्या क्या थी? कम, यानी कि संख्या कितनी थी? 4 थी। और इनकी संख्या कितनी होने वाली है? बहुत सारी अधिक संख्या इसकी होने वाली है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपका डिफरेंस करने वाला, दोनों की परिभाषा भी पूछ सकता है और दोनों में अंतर आपको यहाँ पे पूछ सकता है। जाति की उत्पत्ति जैन एवं बौद्ध धर्म के ह्रास के बाद मानी जाती है। यानी कि बात करें जो वर्ण, वर्ण क्या है? प्राचीन। वर्ण क्या था? प्राचीन था। लेकिन जाति को आप आधुनिक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आधुनिक परंपरा के हिसाब से बोल सकते हो, या जैन और बौद्ध धर्म के ह्रास के बाद मानी जाती है। जबकि वर्ण व्यवस्था प्राचीन वैदिक काल से ही प्रचलित रही है। बात करूं पॉइंट नंबर 4 की, वर्ण जाति की अपेक्षा लचीली व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? मैं बात करूं वर्ण की, तो वर्ण एक लचीली व्यवस्था यहाँ पर रहती थी। जाति जन्म से निर्धारित होने के कारण कठोर है, ये लचीली होने वाली है। और ये क्या? जाति का एक कठोर है, क्योंकि इसमें एक बार हो गया तो फिक्स रहने वाला है, उसे बदला नहीं जा सकता। जबकि वर्ण का आधार कर्म एवं गुण पर था, जो होने के कारण उसे बदला जाना संभव है। तो वर्ण और जाति चारों, इसके दोनों के 4 पॉइंट में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। वर्ण किस पर आधारित था? गुण कर्म पर आधारित था। जाति की बात करूं, जाति जन्म आधारित होने वाली है। संख्या की बात करूं तो वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जातियां अनिश्चित थी, बहुत सारी जातियां थी। बात करूं वर्ण, वर्ण एक प्राचीन व्यवस्था है, वैदिककालीन व्यवस्था है। जाति की बात करूं तो बौद्ध और जैन धर्म के ह्रास के बाद इसका निर्माण हुआ है, ऐसा कहा जाता है। और वर्ण की मैं बात करूं तो वर्ण एक लचीली व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि ये आपके कर्म पर, आपके गुणों पर आधारित है। जिस प्रकार से आपके कर्म थे उससे आप वर्ण व्यवस्था में आप रहते हैं। लेकिन जाति जो एक जन्म आधारित है, यानी कि आप जिस जाति में आपने जन्म ले लिया आप उसी में रहने वाले। दोनों में मैंने डिफरेंस आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया। यदि ऐसा क्वेश्चन आता तो आप इसको कंप्लीट कर लोगे। अंतिम क्वेश्चन आपका आज का, वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं की व्याख्या करते हुए लिखिए। 2017 में आपकी ये क्वेश्चन आया हुआ है। वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के आपके बारे में आपको यहाँ बताना है। विश्व की सामाजिक व्यवस्थाओं में वर्ण व्यवस्था का एक अद्वितीय स्थान है। किसका स्थान है? वर्ण व्यवस्था का अद्वितीय स्थान है। इस व्यवस्था की कुछ संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विशेषताएं निम्नलिखित है। विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता वर्ण व्यवस्था के बारे में मैंने अभी बताया, किस पर आधारित था? श्रम पर आधारित था। जैसा आप श्रम, आप कर्म करोगे, आप गुण रखोगे, उस वर्ण के आप कहलाओगे। अंतर्गत विभिन्न वर्गों के कर्म इस प्रकार निर्धारित किए गए थे कि सभी सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके। प्रत्येक अपने दायित्व का पालन करता हुआ सामाजिक प्रगति में अपना योगदान क्या देता था? अपना पूरा योगदान देता था। पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट कि उसका निर्धारण श्रम के आधार पर हो रहा है, उसके गुणों के आधार पर हो रहा है, ये उसकी विशेषताएं रहने वाली है। विशेषीकरण में सहायक, किसमें? विशेषीकरण में सहायक। जहां वर्ण व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के कार्यों का विभिन्न वर्गों में विभाजन हुआ है, वहां उसके परिमाण स्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार के कार्य को करते रहने से लोगों का कार्य क्या हो गया? विशेष में निपुणता हो गई। यानी कि वर्ण व्यवस्था के साथ साथ क्या हो गया कि वर्ण व्यवस्था में यदि ब्राह्मण बने, उनमें जन्म के आधारित उनमें क्या हो गया? आनुवांशिकता के गुण जिस प्रकार जाते हैं तो वो उस कला में क्या हो गए? निपुण होते गए, ठीक है। निपुणता प्राप्त हुई, इससे संपूर्ण समाज को विशेषीकरण का लाभ मिलता रहा। धीरे धीरे उसी कार्य में उसका पूरा परिवार लगा रहता था, तो उसे सीखने को, उसे आगे बढ़ने का क्या हुआ? उसमें निपुणता उसकी प्राप्त होने लग गई थी। बात करें पॉइंट नंबर 3 की, गुण एवं स्वभाव पर आधारित। किस पर आधारित था ये? गुण पर, उस व्यक्ति के स्वभाव पर आधारित थी। कौन थी? वर्ण व्यवस्था। यद्यपि कुछ लोग वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित श्रेणीकरण का रूप मानते हैं, परंतु प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्रारंभ में इस व्यवस्था का आधार व्यक्ति के गुण और किस पर था? कर्म पर था, उसके स्वभाव पर था। धीरे धीरे इस व्यवस्था में कठोरता आती गई और इसमें जन्म का महत्व बढ़ता गया, अर्थात यह व्यवस्था जन्म प्रधान बन गई। लेकिन बात करूं मैं वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, वो गुण और वो कर्म पर आधारित थी। लेकिन धीरे धीरे इसको कठोरता प्रदान की गई और जन्म पर आधारित होते चली गई। बात करें पॉइंट नंबर 4 की, शक्ति एवं अधिकारों का निश्चित वितरण। शक्ति तो थी, उसका वितरण कर रखा था, लोगों में निश्चित रूप से वितरण कर रखा था। इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्नताओं की भिन्न भिन्न शक्तियां और अधिकार दे रखे थे। हर व्यक्ति को अलग अलग को अधिकार दिए गए थे। शक्ति और अधिकारों की दृष्टि से ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च रही है, परंतु अन्य वर्णों को भी सामाजिक दृष्टि से महत्व दिया गया है। इसके अनुसार ब्राह्मणों को जो स्थिति थी वो कैसी रही है? सर्वोच्च रही है। लेकिन
परंतु अन्य वर्णों को भी सामाजिक दृष्टि से क्या रखा गया है, महत्व दिया गया है। क्लियर है क्या यहाँ तक? बात करते हैं आगे वाले पॉइंट की। तो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, सेकेंड यूनिट भी आपकी कंप्लीट। इसके बाद की यूनिट है फटाफट से आपके एग्जाम से पहले अपन वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।